Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Nasir Wara. The purpose of recording this video is that के AS और A2 के स्टूडेंट्स की मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज जो है वो आ रही थी रिगार्डिंग अक्टूबर नवंबर ना। वो ये थी कि सर कोई पेपर 1 जो है P1 का कोई MCQs का कोई पास पेपर का सवाल आप सॉल्व करवा दें और उसमें जो भी MCQs आए तो उस चैप्टर को ब्रीफली थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते रहिएगा ताकि थोड़ा सा एक ओवरव्यू जो है हमारे लिए एक आसानी हो जाए और सारे चैप्टर्स का जो है एक आसानी से एक गो थ्रू मिल जाए स्टूडेंट्स को। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि इसमें हम जो है एक को कोई पास पेपर का सवाल जो है हम P1 का वो हम इंशाल्लाह करेंगे। और मैंने आपके लिए जो पेपर इसके लिए सजेस्ट किया था इसके अंदर आपके पास ये हमारे पास मई जून 2021 का सवाल है। मई जून 2021 का हमने पेपर 1 जो है ये एएस का जो है मैंने आपके लिए निकाला है लेटेस्ट पास पेपर्स में से। तो आइए इसको हम जरा सॉल्व करते हैं और इंशाल्लाह जो चैप्टर बीच में जिस से रिलेटिव वो एमसीक्यू आएगा तो इस साथ साथ उसको भी हम जो है थोड़ा ब्रीफली जो है डिस्क्राइब करते रहेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले एमसीक्यू से। तो विच ऑफ दीज आइटम्स रिक्वायर एंट्रीज टू बी मेड इन जर्नल। अब आपके पास एक चीज आई है कि जर्नल के अंदर आपके पास कौन सी एंट्रीज जो है वो आपके पास जो है रिकॉर्ड की जाती हैं। अगर आप देखो तो पहली ट्रांजेक्शन में लिखा है परचेज ऑफ अ नॉन करंट एसेट ऑन क्रेडिट। तो नॉन करंट एसेट जो है वो हमारे पास जो है सारे जर्नल के अंदर आप जो है रिकॉर्ड करते हो। फिर इसके बाद आपके पास सेकंड ट्रांजैक्शन में आपके पास है सेल्स ऑफ इन्वेंटरी टू अ कस्टमर ऑन क्रेडिट। तो मेरे ख्याल से सारे स्टूडेंट्स को ये याद होगा कि ऑल क्रेडिट सेल्स आर रिकॉर्डेड इन सेल्स डे बुक। All credit sales are recorded in sales day book. All credit sales returned from customers are recorded in sales return day book. All credit purchases are recorded in purchase day book. All purchase return to supplier are recorded in purchase return day book. And all cash and bank transaction are recorded in cash book. और जर्नल के अंदर मेरे ख्याल से वो तमाम ट्रांजैक्शंस आती हैं जो आप लोगों को पता होगा। ऑल दोज ट्रांजैक्शन विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन अबव 6 डेज बुक। जो आपका जर्नली देखा होगा आप लोगों ने 7 जर्नल डे बुक्स थी हमारे पास और उनमें से एक आपके पास जो है जर्नल था। उसमें वो तमाम ट्रांजैक्शंस को लिखते हैं जो अबव 6 डेज बुक में नहीं आती हैं। तो परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट ऑन क्रेडिट जो है वो आपका जर्नल में आती है। द ओनर टेकिंग ड्रॉइंग्स फ्रॉम देयर बिजनेस इन कैश। तो ऑब्वियसली बात है आपका जो है ओनर जो है बिजनेस से कैश विड्रॉ कर रहा है तो ये एंट्री आपकी कैश बुक के अंदर आएगी। राइटिंग ऑफ एन इर्रिकवरेबल डेट्स, आपके पैसे जो है पक्के जो पैसे डूब गए तो वो आपके पास जर्नल में आता है। तो अगर आप देखा जाए तो इसका ट्रांजैक्शन जो राइट आंसर है वो आपके पास बी हो गया। तो इस तरह से हम हर एक सवाल के अंदर जो भी आएगा कोशिश यही है कि सारे चैप्टर के अंदर जो भी मेन आइडियाज हैं वो साथ साथ आपको क्लियर करते रहे। सेकंड जो है क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपके पास एमसीक्यू नंबर 2, विच स्टेटमेंट रिलेटिंग टू डेप्रिसिएशन इज नॉट करेक्ट। डेप्रिसिएशन आपको पता होगा शायद कि जो आप एलोकेशन ऑफ द नॉन करंट एसेट ओवर द यूजफुल पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। और यूं कह सकते हो कि जो नॉन करंट एसेट की वैल्यू खुद ब खुद डिक्लाइन होती है दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो जरा देखते हैं विच स्टेटमेंट रिलेटिंग टू डेप्रिसिएशन इज नॉट करेक्ट। अच्छा एक और बच्चों बात याद रखिएगा कि कभी कभार आपके पास देखा होगा कि वो बोलता है कि विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यानी 3 स्टेटमेंट्स डेफिनेटली आपके पास करेक्ट हैं और एक जो है वो आपको वही फाइंड आउट करनी है जो कि इनकरेक्ट है। A business can never change its accounting policy on depreciation. अच्छा जी, बोले कि ऐसा मेरे ख्याल से तो अकाउंटिंग पॉलिसी ऑन डेप्रिसिएशन जो है बिजनेस कैन चेंज देयर अकाउंटिंग पॉलिसी ऑन डेप्रिसिएशन। बी में अगर हम देखें आगे भी और पढ़ लेते हैं मजीद। Depreciation is the allocation of the cost of the non-current asset over its useful time. It is the
डेफिनेशन ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ये डेफिनेशन है, बिल्कुल सही है। फ्री होल्ड लैंड इज यूजली नॉट डेप्रिशिएटेड, बिल्कुल सही है। ये वाला जो है केस भी आपके लिए बिल्कुल सही है। पहला वाला भी आपका जो है बी वाला भी सही है, फ्री होल्ड लैंड के ऊपर कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता बच्चों। नॉन करंट एसेट ऑफ सिमिलर केस आर डेप्रिशिएटेड यूजिंग द सेम मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। आइए 16 के अंदर आपने पढ़ा होगा कि सेम क्लास ऑफ एसेट शुड बी डेप्रिशिएटेड विद द सेम मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने कोई एक एसेट है, इक्विपमेंट है, और उसको आपने जो है स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिशिएट जो है करा है, कि आपने स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करा है, तो अब सारे इक्विपमेंट जो है आपके वो स्ट्रेट लाइन मेथड से ही डेप्रिसिएशन होगा। तो अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका ये है कि पहली स्टेटमेंट आपकी सही नहीं है। जो पहली स्टेटमेंट आपकी वो सही नहीं है, दैट इज रॉन्ग। A is the right answer. Third transaction पे बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। Arnold owned a vehicle which originally cost 20,000. During the year ended 31st May 2021, he paid for repair 3,700 and provide depreciation on 4,000. On 31st May 2021, अच्छा, व्हीकल जो है ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी बच्चों? 20,000 थी। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st May 2021, he paid for repair of 3,700 and provided depreciation of 4,000. On 31st May 2021, the vehicle had a net book value of 12,000. Arnold sold the vehicle on that date and the loss on disposal amounted to 2,500. What were the cash inflow and outflow relating to vehicle during the year? अब आपसे जो है अगर देखा जाए तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का ये सवाल है। वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि कितना कैश इनफ्लो हुआ और कितना कैश आउटफ्लो हुआ। अब आप लोगों ने जब डिस्पोजल ऑफ एसेट पढ़ा था बच्चों, तो आप लोगों को एक चीज याद हो कि हम जो है मार्केट प्राइस और यू कैन से दैट द कैश प्रोसीड को हम ऊपर लिखते थे, जिसको आप सेलिंग प्राइस भी कहते हो। उसमें से आप अगर नेट बुक वैल्यू माइनस करते हो तो वी गॉट लॉस और गेन ऑन डिस्पोजल। हमें क्या पता चल जाता है? लॉस और गेन ऑन डिस्पोजल पता चल जाता है। आई थिंक वो सवाल के अंदर पहले से इन्होंने दिया हुआ है। इन्होंने बोला लॉस ऑन डिस्पोजल इज 2,500, तो मैंने 2,500 जो है वो लॉस ऑन डिस्पोजल जो है वो पहले से लिख दिया। ये लॉस ऑन डिस्पोजल जो है आपके पास आ गया। अच्छा, कैश प्रोसीड हमें फाइंड आउट करना है, इसलिए कि नेट बुक वैल्यू इसके अंदर इसने दिया हुआ है। बहुत जबरदस्त एमसीक्यू है, जरा देखो। कोशिश है कि इसके अंदर ये सारी चीजें कवर कर लें। तो 12,000 रुपए मेरे ख्याल से नेट बुक वैल्यू बताइए कि नॉन करंट एसेट की जो है नेट बुक वैल्यू एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल इज 12,000 थी। तो आई थिंक जो हमें कैश प्रोसीड निकालना है बच्चों, दिस इज द मिसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर। तो अगर आप रिवर्स जाओगे तो 9,500 का कैश इनफ्लो है। यानी इन शॉर्ट अगर मैं यूं कहूं कि 12,000 रुपए का नेट बुक वैल्यू वाला जो व्हीकल है हमने 9,500 का बेचा है, जिसकी वजह से हमें 2,500 रुपए का लॉस हुआ है। तो कैश ये जो प्रोसीड है इनफ्लो, अगर आप देखो तो हमारे पास इनफ्लो जो है वो तकरीबन जो है इनफ्लो हमारे पास जो है वो 9,500 का आया है। और आउटफ्लो में जो है स्टूडेंट्स वो कह रहे थे कि हमने एक एसेट के ऊपर मेरे ख्याल से जो है रिपेयर करा था, दैट इज 3,700। तो 3,700 का हमारा जो है ये एसेट जो है आउटफ्लो हुआ है। तो राइट आंसर आपके पास आउटफ्लो में 3,700 का आउटफ्लो हुआ है और इनफ्लो जो है वो आपके पास 9,500 का हुआ है। तो राइट आंसर इज ए। 2 years ago, MCQ number 4. 2 years ago, a business purchased 2 machines costing 25,000 each. भाई 2 साल पहले बिजनेस ने परचेज करी थी 2 मशीन्स और एक मशीन जो है 25,000 रुपए की थी। ड्यूरिंग द थर्ड ईयर
साल के बीच में, तीसरे साल में, वन ऑफ देम विद अ नेट बुक वैल्यू ऑफ 16,000, एक की नेट बुक वैल्यू 16,000 वाज सोल्ड, अ न्यू मशीन कॉस्टिंग 30,000 वाज परचेज। ठीक है भाई, दो मशीनों में से एक मशीन बेच दी जिसकी नेट बुक वैल्यू 16,000 थी और उसके बदले में आपने एक नई मशीन जो है 30,000 की परचेज करी। डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट 20% पर एनम यूजिंग द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। बच्चों, हमने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के ऊपर जो है वो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं ऑन ऑल द एसेट्स owned at the end of the accounting period. तो what is the depreciation charge for the third year? अब मेरा सवाल ये है बच्चों, अगर आप देखो इसकी बहुत ही आसान सी कैलकुलेशन, अगर देखो आपने 25,000 रुपए का एक एसेट खरीदा था जिसका आपने 20% पहले साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करा, दैट इज द फर्स्ट ईयर, और 25,000 का अगर हम 20% लेंगे तो हमारे पास पहले साल का जो है वो 5,000 का डेप्रिसिएशन आया। और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में सारे स्टूडेंट्स को पता है कि नेक्स्ट ईयर का जो डेप्रिसिएशन होता है वो नेट बुक वैल्यू पे लिया जाता है, तो 20% आपके पास ये आ गया। तो ये आपके पास सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन आपके मेरे ख्याल से 4,000 आ गया। तो ये सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन हो गया, लेकिन हमें जो है थर्ड ईयर का फाइंड आउट करना है बच्चों। तो थर्ड ईयर का जो है 16,000 के ऊपर मैंने ये 20% डेप्रिसिएशन लिया, तो दैट इज 3,200। लेकिन बच्चों ये जो डेप्रिसिएशन था, ये 3,200 का जो डेप्रिसिएशन लगा है, ये पुरानी मशीन के ऊपर लगा है जो हमने दो मशीनें आज से 2 साल पहले ली थी, उसमें से एक मशीन के ऊपर 3,200 का डेप्रिसिएशन लगा है। लेकिन ऑन द थर्ड ईयर जो कंपनी ने एक मशीन सोल्ड कर दी थी और एक न्यू मशीन खरीदी, दैट इज 30,000। वो तो मशीन का पहला साल था बच्चों, तो उसके ऊपर हमने 30,000 का डेप्रिसिएशन जो है, जो नई मशीन है, 30,000 का 20% लिया बच्चों, तो वो दैट इज 6,000। तो 6,000 जो है न्यू मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन आया, और जो ओल्ड मशीन थी उसके ऊपर 3,200 का डेप्रिसिएशन आया। अगर आप इन दोनों को ऐड करो तो आपके पास 9,200 का, दैट इज द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड ऑफ ईयर 3। थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो 9,200। तो योर आंसर विल बी 9,200, दैट इज बी। तो इस तरह से कोशिश मेरी ये है पूरी कि इंशाल्लाह आपको जो है वो जितना हो सके तो इस तरह से हर चैप्टर में से जो मोटी मोटी चीजें हैं, एक रिव्यू, एक आपको एक रिवीजन दे दिया जाए ताकि इंशाल्लाह आपको वो अच्छी तरह समझ में आता रहे। अच्छा जी, नेक्स्ट अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 में विच स्टेटमेंट अबाउट अनप्रेजेंटेड चेक्स आर रिकॉर्ड आर करेक्ट। बोले अनप्रेजेंट चेक। सबसे पहली बात, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का चैप्टर आया ये आपके पास। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर अगर आप लोगों को याद हो कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर अनप्रेजेंटेड चेक्स की क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय अनप्रेजेंटेड चेक्स। तो सारे स्टूडेंट्स को पता होगा अनप्रेजेंटेड चेक्स क्या है, जो हमने चेक इशू करें लेकिन अभी तक सप्लायर ने उसको जो है प्रेजेंट नहीं करा, ऑनर नहीं करा बैंक में, तो वो अभी तक उसकी पेमेंट नहीं हुई है, दे आर स्टिल अनप्रेजेंटेड बाय द सप्लायर। तो इट अराइजेज एज अ रिजल्ट ऑफ एन एरर ऑफ ओमिशन, रॉन्ग। बोलने के क्या ये एरर ऑफ ओमिशन का रिजल्ट है? नहीं भाई, इट अराइजेस फ्रॉम द टाइमिंग डिफरेंस। बिल्कुल सही बात है। एक चेक की वैलिडिटी 6 मंथ्स की होती है, तो सप्लायर ने सोचा होगा कि आज नहीं कल, कल नहीं, उसको कोई बिजी होगा तो उसने जो है वो आई थिंक वो नहीं डाला होगा, प्रेजेंट कर देगा। तो इट इज ऑल अबाउट द टाइमिंग डिफरेंस। तो अनप्रेजेंट चेक जो है आपका टाइमिंग डिफरेंस होता है, याद रखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट अगर आप देखो इसके अंदर थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ था, इट इज यूज व्हेन प्रिपेयरिंग अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बिल्कुल सही बात है, बैंक रिकंसिलिएशन जब हम बनाते हैं तो इसको हम जरूर एडजस्ट करते हैं। ऑल अनप्रेजेंटेड चेक्स आर डिडक्टेड फ्रॉम बैंक स्टेटमेंट। आपको सारे स्टूडेंट्स को पता होगा कि हम बैंक स्टेटमेंट से, तो द राइट आंसर है सी। थोड़ा सा जल्दी इसलिए भी बता रहा हूँ बच्चों के बहुत ज्यादा लंबी और डिटेल लेंदी जो है वो वीडियो ना बने, ताकि जल्दी से हम ये कंप्लीट कर लें 30 जो है एमसीक्यूज। और ये 2021 का मई जून का पेपर में आए हुए थे, तो मैंने कहा लेटेस्ट पास पेपर जो है आपसे डिस्कस किया था।
क्वेश्चन नंबर 6 को अगर हम देखें तो आप कैसे द बैलेंस ऑन द परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट एंड रिकंसिलिएशन का सवाल है। डिड नॉट एग्री विद द टोटल ऑफ बैलेंसेस फ्रॉम द परचेज लेजर अकाउंट, द फॉलोइंग एरर वर देन डिस्कवर्ड। अच्छा ठीक है भाई, इन्होंने ये 4 एरर्स दिए हुए हैं। Which error will require entries being made in the purchase ledger, यानी लिस्टिंग बैलेंस के अंदर कौन कौन से एरर्स आएंगे। अब मेरा सवाल आपसे ये है, एक आपने बना लिया कंट्रोल अकाउंट और एक आपने बना लिया आपने लिस्टिंग बैलेंस, के आपके पास जो परचेज लेजर का बैलेंस है उसमें से हम ये देखेंगे कि कौन से एरर्स इसमें जाते हैं। contra entries had not been entered in the journal, तो आप लोगों को पता ही होगा कि आपके जर्नल के अंदर आपने जो है एंट्री लिखी नहीं। जब ये दैट इज सॉर्ट ऑफ एरर ऑफ ओमेशन, पूरी की पूरी एंट्री आपने नहीं लिखी है बच्चे। तो जब कोई एरर ऐसा हो जो आपने जर्नल में नहीं लिखा, तो याद करो कि आपने मींस कंट्रोल अकाउंट में भी एंट्री नहीं लिखी और लिस्टिंग में भी नहीं लिखी। जब एंट्री आपकी बुक्स में ही नहीं है तो इट इज अ कंप्लीट एरर ऑफ ओमिशन वेयर द नाइदर डेबिट नॉर क्रेडिट, यानी डेबिट में भी कुछ नहीं लिखा है, क्रेडिट में भी नहीं लिखा, पूरी की पूरी एंट्री ओमिट कर दी है तुमने। तो ये एंट्री जो है आपकी डेफिनेटली कंट्रोल अकाउंट में भी जाएगी और परचेज लेजर में भी जाएगी। तो मेरा सवाल ये है कि इसने पूछा कि परचेज लेजर में कौन सी एंट्री जाएगी, तो मेरे ख्याल से पहला एरर जाएगा। डेबिट बैलेंस ऑन द परचेज लेजर हैड बीन इंक्लूडेड इन द कंट्रोल अकाउंट। डेबिट बैलेंस ऑन द परचेज लेजर, यानी आपके पास बोल रहा है कि डेबिट बैलेंसेस थे ऑन द परचेज लेजर हैड नॉट बीन इंक्लूडेड इन द कंट्रोल अकाउंट। साफ तरीके से लिखा हुआ है हैड नॉट बीन इंक्लूडेड इन द कंट्रोल अकाउंट। आपने कंट्रोल अकाउंट में नहीं लिखा है डेबिट बैलेंस को, तो आप क्रेडिट में जाके लिख दोगे कंट्रोल अकाउंट, तो ये प्योरली कंट्रोल अकाउंट का आपका जो है एरर है। डिस्काउंट अलाउड टोटल हैड नॉट बीन इंक्लूडेड इन द कंट्रोल अकाउंट। आपको पता है ओवरकास्ट अंडरकास्ट का जो एरर होता है वो याद रखिएगा कंट्रोल अकाउंट में रखा जाता है। तो ये भी कंट्रोल अकाउंट से है, तो दो सेकंड और थर्ड एरर जो है कंट्रोल अकाउंट से रिलेटेड है। लेकिन उन्होंने पूछा है कि कौन से एरर है जो परचेज लेजर में जाएंगे। गुड्स रिटर्न टू अ सप्लायर had not been recorded in the purchase return journal। देखो गुड्स रिटर्न करे थे सप्लायर ने, आपने परचेज रिटर्न जर्नल में ही नहीं लिखा बेटा। तो मेरा सवाल है कि ये भी आपके पास एरर ऑफ ओमिशन है कि एंटायर एंट्री जो है आपने जो है परचेज रिटर्न जर्नल में नहीं लिखी है। जब वो डे बुक में ही नहीं लिखी है तो ना ही कंट्रोल में गई होगी ना ही लेजर में गई होगी। तो मेरे लिहाज से फर्स्ट और फोर्थ दोनों जो है एरर जो है वो परचेज लेजर बैलेंस में भी जाएंगे। Question number 7. The correction of which error require entry in the suspense account? Error, correction of error in suspense account का topic है। Error of and suspense account का ये आपका topic में से जो है MCQ आया है। जरा देखिएगा अच्छी तरह, बोलेंगे कौन सा error है जो कि आपके पास सस्पेंस अकाउंट के अंदर आपको जो है एंट्री रिक्वायर्ड होती है। फिर सुन लें अच्छी तरीके से। A check of 1000 paid to Kong had been debited to Kong's account। तो मेरे ख्याल से ये एरर ऑफ कमीशन है, और आप लोगों ने याद हो तो एरर ऑफ कमीशन जो है वो कभी भी आपका इसमें सस्पेंस अकाउंट इन्वॉल्व नहीं होता। एरर ऑफ कमीशन पहला था, एरर ऑफ ओमिशन आपको पता होगा 7 किस्म के ऐसे एरर से। एक रिकॉल दे दूं, दो डिफरेंट टाइप्स के एरर थे, एरर व्हिच डू नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस, एरर व्हिच अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो एरर्स जो कि आपके ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करते, दीज आर द एरर ऑफ ओमिशन, कमीशन, एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंप्लीट रिवर्सल एरर, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, कंपनसेटिंग एरर। ये 7 किस्म के ऐसे एरर्स थे जो कभी भी आपके ट्रायल बैलेंस के अंदर इफेक्ट नहीं करते। तो ये जो है कॉन्ग को कैंग अकाउंट में लिख दिया, यानी कि बंदे का नाम जो है वो सप्लायर या कस्टमर का नाम के अंदर फर्क है, तो इस वजह से ये फर्क आया है। A purchase of stamp $50 had been debited to the purchases account। यानी ऑब्वियसली बात है आपके पास जो है आपने स्टैम्प खरीदी है और उसको आपने परचेज अकाउंट में लिख दिया, तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गया भाई। आपने
उसूलों की गलती हुई है कि आपने परचेजेस के अकाउंट में डाल दिए, तो दिस इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। कमीशन इनकम $170 हैड बीन डेबिटेड टू द लोन इंटरेस्ट अकाउंट। अगर आप देखो तो आपके पास कमीशन इनकम जो है इट्स ऑलवेज रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड। आपने डेबिट में लिख दिया लोन इंटरेस्ट अकाउंट में। लोन इंटरेस्ट अकाउंट में जब आपने लिख दिया बच्चे, तो मेरा एक सवाल ये है कि लोन इंटरेस्ट अकाउंट जो है आपने वो भी लिखा है डेबिट में, तो इसकी जब हम करेक्ट एंट्री बनाएंगे, एक एक्स्ट्रा और भी बात बता दूं, तो आप लोन इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट करोगे जो आपने गलती से डेबिट करा था। लोन इंटरेस्ट अकाउंट को तुम करोगे क्रेडिट 170 से, और असल में चीज क्या थी आपकी, कमीशन इनकम था, तो कमीशन इनकम को आप जो है क्रेडिट करोगे, और सस्पेंस अकाउंट आपका डेबिट होगा बाय डबल अमाउंट से, तो आपका ये 340 से बनेगा। तो मेरे लिहाज से सी ऑप्शन जो है वो एरर है जिसके अंदर आपका सस्पेंस अकाउंट इन्वॉल्व होगा। डी भी पढ़ लेते हैं। द इंश्योरेंस अकाउंट हैज बीन अंडरकास्ट बाय 200 एंड वेजेस अकाउंट ओवरकास्ट बाय 200। देखो इंश्योरेंस अकाउंट को आपने 200 से जो है अंडरकास्ट किया था, और वेजेस अकाउंट को आपने ओवरकास्ट कर दिया था बाय 200। तो अगर देखा जाए तो एक एक्सपेंस अकाउंट अंडरकास्ट हुआ और एक एक्सपेंस अकाउंट ओवरकास्ट हुआ, तो दोनों ने आपस में सेट ऑफ या नॉक ऑफ हो गए, तो इसलिए इसमें जो है आपके पास सस्पेंस अकाउंट इन्वॉल्व नहीं होगा। हाँ, इसमें से अगर अलबत्ता आधी एंट्री होती तो जरूर इसमें भी सस्पेंस अकाउंट इन्वॉल्व हो जाता। नेक्स्ट देखते हैं हम आपके पास, अ बिजनेस हैज अ ड्राफ्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर ऑफ 2 लाख। बिजनेस को 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है भाई। द फॉलोइंग आइटम्स वर डिस्कवर्ड। डेप्रिसिएशन चार्ज हैड बीन ओवरस्टेटेड बाय 20,000। एंट्री नंबर 8 है आपके पास। डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ था 20,000 से ओवरचार्ज हो गया था, एक्सपेंस आपने जो है ओवर रिकॉर्ड कर दिया। द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी वाज ओवरस्टेटेड बाय 15,000। बेहतरीन करेक्शन ऑफ एरर में से एक और सवाल है। द ईयर एंड अक्रूवल ऑफ वेजेस वाज नीडेड 8,000। year end adjustment of prepaid insurance 2,500 was required. What was the correct profit for the year? यानी कि आपने जो प्रॉफिट निकाला था बच्चों वो 2 लाख रुपए का निकाला था, लेकिन ये सारी एडजस्टमेंट करना भूल गए। अब जरा गौर से सुनिएगा, बहुत ही जबरदस्त कोशिश करूंगा कि ये प्रॉफिट को करेक्शन वाली चीज भी आपको समझ में आ जाए। डेप्रिसिएशन चार्ज हैड बीन ओवरस्टेटेड, यानी जो है एक्सपेंस आपने ओवरस्टेट कर दिया। जब आपने एक्सपेंस ओवरस्टेटेड कर दिया होगा तो डेफिनेटली आपका प्रॉफिट अंडरस्टेट हो गया होगा। तो अब आप क्या करोगे, 20,000 से प्रॉफिट को बढ़ाओगे। तो पहले एरर के अंदर आप डेप्रिसिएशन जो ओवरचार्ज हो गया था, तो आप इसको जो है बढ़ाएंगे। द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी वाज ओवरस्टेटेड बाय 15,000। याद रखिएगा कि आपके पास जब क्लोजिंग स्टॉक जो है आपके पास ओवरस्टेट हुआ होगा तो आपका प्रॉफिट भी ओवरस्टेट हो जाता है। याद रख लेना, इन्वेंटरी वैल्यूएशन के अंदर हमने डिटेल में पढ़ा था, इफ क्लोजिंग स्टॉक इज ओवरस्टेटेड प्रॉफिट इज आल्सो ओवरस्टेटेड। तो जब आपने क्लोजिंग स्टॉक को ओवरस्टेट कर दिया होगा तो आपका प्रॉफिट भी ओवरस्टेट हो गया होगा। तो अब आपको सेकंड एरर के अंदर प्रॉफिट को आपको माइनस करना पड़ेगा। थर्ड वन देख लें, a year accrual of wages was needed। एक accrued wages जो है लिखना भूल गए। accrual याद रखिएगा, जब भी accrued expenses increases, accrual increases तो expense increase हुआ है, तो definitely आपका expense increase हुआ है तो profit आपका क्या होगा, decrease होगा। तो आपको थर्ड एरर के अंदर जो आपका वेजेस जो है वो वाज नीडेड यानी उसके लिए रिक्वायर्ड है, तो जब आप अक्रूड वेजेस को रिकॉर्ड करोगे तो आपका एक्सपेंस बढ़ जाएगा, और जब एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा बाय 8,000। ईयर एंड एडजस्टमेंट ऑफ प्रीपेड इंश्योरेंस 2,500 वाज रिक्वायर्ड। याद रखिएगा, जब भी प्रीपेड आपका इंक्रीज होगा, गौर से सुनना, तो एक्सपेंस आपका डिक्रीज होगा, और जब एक्सपेंस डिक्रीज होगा तो आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा। तो मेरे लिहाज से फोर्थ वाली एयर एंड जो एरर है आपके पास, जो प्रीपेड इंश्योरेंस 2,500 वाज रिक्वायर्ड जो लिखवाया हुआ है, तो इससे आपका प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाएगा। और इसके बाद आप जब इसको वापस से करेक्ट 2 लाख में अगर 20,000 प्लस करो, 15,000 माइनस 8,000 माइनस 25, तो 199,500 इज योर करेक्ट नेट प्रॉफिट।
तो योर आंसर विल बी डी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर a trader purchase fixture and fitting on credit from a supplier। ठीक है भाई, एक ट्रेडर ने परचेज करा फिक्सर एंड फिटिंग, these were faulty and were returned to the supplier। यार बहुत आसान सी बात ये है कि फिक्सचर एंड फिटिंग्स खरीदी थी सप्लायर से उधार, तो फिक्सचर एंड फिटिंग्स को आपने करा डेबिट और अकाउंट्स पेबल या आपने क्रेडिटर्स को कर दिया क्रेडिट, क्रेडिटर्स को आपने कर दिया क्रेडिट, इसलिए आपने उधार खरीदा था। अब आपने वो फॉल्टी था और रिटर्न कर रहे सप्लायर को, तो विच एंट्री इज ट्रेड बुक्स ऑफ अकाउंट रिकॉर्डेड द रिटर्न्स। तो क्रेडिटर को डेबिट कर दो वापस से जब आप करेंगे। कभी कभार देखो एंट्री बना के देख लिया करो ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, और फिक्सचर एंड फिटिंग्स को आप कर दोगे क्रेडिट। तो मेरे लिहाज से द राइट आंसर इज डी, द राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट देखो व्हाट नेक्स्ट, 9th क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10th एमसीक्यू में देखो, अ सोल ट्रेडर प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, सेल्स दी हुई है, ओपनिंग इन्वेंटरी दी हुई है, क्लोजिंग इन्वेंटरी, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। बच्चों इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का सवाल आया है, सर कैसे पता चला? यू हैव टू फाइंड आउट द अननोन अमाउंट, दैट इज व्हाट वाज द परचेजेस फॉर द ईयर। आपको परचेजेस फॉर द ईयर फाइंड आउट करनी है बच्चों, क्या मालूम करनी है? परचेजेस फॉर द ईयर। अब मेरा सवाल ये है, अगर आपने इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट आप लोगों को स्टूडेंट्स को याद हो, वापस से देख लें, सेल्स, उसमें से हम लेस करते थे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सामने इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आते रहे। सेल्स हमें 2 लाख रुपए की दी हुई थी बच्चों। अच्छा, अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बात करें तो आपके पास ओपनिंग स्टॉक आया, दैट इज 50,000 दिया हुआ है। दूसरे कलर से देख लो, एड परचेजेस, वी हैव टू फाइंड आउट द अननोन अमाउंट, दैट इज परचेजेस। हमें परचेजेस फाइंड आउट करनी है बच्चों, लेकिन सारे स्टूडेंट्स को पता होगा जब हम परचेजेस को ऐड करेंगे तो गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स आता है। तो आपके पास क्या आता है? गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स। तो गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स में से आप माइनस करते हो क्लोजिंग स्टॉक। तो जब क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते हो, परचेजेस हमें फाइंड आउट करनी है, तो ये टोटल करते हो तो गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स आता है, उसमें से लेस करते हो क्लोजिंग स्टॉक। और जब क्लोजिंग स्टॉक आपको दी हुई है इसने 75,000, सवाल के अंदर दी हुई 75,000, ऑब्वियसली बात है ये नहीं पता तो गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स भी नहीं पता। जब क्लोजिंग स्टॉक माइनस करोगे तो आपके पास आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है। सर उसने ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन दिया हुआ है, एससीपी रूल, एससीपी, इन प्रॉफिट मार्जिन सेल्स इज ऑलवेज ट्रीटेड एज 100% और प्रॉफिट मार्जिन दिया हुआ है आपको कितना? 25%। तो मेरे ख्याल से कॉस्ट आपकी जो है 75% होगी, सेल्स आपकी 2 लाख दी हुई। तो जो चीज गिवन है उसकी परसेंटेज को नीचे लिखें, और जो चीज मालूम करनी है 75% आपने ऊपर रख दिया। तो अगर आप फाइंड आउट करोगे तो आपके पास 1,50,000 का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। अब मेरा सवाल ये है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तुम्हें पता चल गया, दैट इज 1,50,000। अब मेरे सारे स्टूडेंट्स से एक सवाल है, अच्छा सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट, अगर अगर कल को भी ये ग्रॉस प्रॉफिट पूछ देता बच्चों तो 50,000 रुपए ग्रॉस प्रॉफिट आया तुम्हारा आंसर। लेकिन हमें मालूम करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द परचेजेस। तो 150 में 75,000 को ऐड बैक कर दो, 150 में 75,000 को ऐड बैक करेंगे तो गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स आ गया 2,25,000 आ गया बच्चों। भाई 50,000 में एक परचेजेस ऐड करी तो 225 आया। ये वही वाली बात होगी, अगर मैं यूं कहूं कि छोटी क्लास में अम्मी ने पढ़ाया था 3 में बेटा 3 के अंदर एक नंबर जमा किया तो आंसर आया था 5, तो बताओ वो नंबर क्या था? तो 50,000 और 225,000 का डिफरेंस ले लो, तो वी कैन इजीली फाइंड आउट द परचेजेस। हमें परचेजेस पता चल जाएगी कि हमारी परचेजेस जो है 1,75,000 का है।
तो राइट आंसर इज सी। ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से सवाल था, ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का सवाल था। व्हाट नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, which item would not appear in the financial statement of a sole trader? याद रख लो, एक सोल ट्रेडर्स है, एक पार्टनरशिप है और एक जॉइंट स्टॉक कंपनी है। तो बोल रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सोल ट्रेडर की क्या चीज नहीं आती, नॉट अपियर्ड। तो जरा देखते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट डेफिनेटली बैलेंस शीट में आती है, इंटरेस्ट रिसीव बिल्कुल आती है, लॉस ऑन डिस्पोजल भी आता है एक्सपेंसेस में। डिविडेंड जो है वो प्योरली आपकी कंपनी अकाउंट्स के अंदर आता है, उसका सोल प्रोप्राइटरशिप से कोई भी ताल्लुक नहीं है। तो डिविडेंड पेड जो है आपका बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में देखें, आपका पार्टनरशिप से सवाल आ गया। एल एंड एम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, द ईयर एम शेयर ऑफ द प्रॉफिट इज 18,000। अब वो बोला है एम का शेयर जो था वो आपका 18,000 था, ठीक है। नेक्स्ट ईयर दे प्लान टू चेंज द पार्टनरशिप एग्रीमेंट सो दैट एल हैज एन एनुअल सैलरी ऑफ 10,000 and a 1/3 share of any profit and loss. What does the total partnership profit for the next year need to be for M to receive the same amount of profit as his sell as this year? अब मेरा सवाल ये है, एल और एम दोनों इक्वल पार्टनर थे। एम को इस साल जो प्रॉफिट मिला है बच्चों वो 18,000 रुपए मिला है। अब नेक्स्ट ईयर जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड जो है वो चेंज हुई है और एल ने कहा है कि मैं एनुअल सैलरी जो है 10,000 लूंगा और इसके बाद में 1/3 जो है वो मेरा शेयर होगा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। और एम ये चाह रहा है कि मुझे एग्जैक्ट 18,000 रुपए का ही प्रॉफिट हो जितना कि आपके पास पहले हुआ था। तो ये लास्ट ईयर जो है वो एम को जो शेयर हो रहा था प्रॉफिट वो 18,000 हो रहा था। नेक्स्ट ईयर दे प्लान टू चेंज द पार्टनरशिप एग्रीमेंट सो दैट एल हैज एन एनुअल सैलरी ऑफ 10,000, एल को 10,000 सैलरी मिलनी चाहिए और इसके साथ साथ 1/3 शेयर मिलना चाहिए। अब मेरा सवाल ये है कि जो नए साल के अंदर जो है वो एम को 2/3 प्रॉफिट मिलेगा और 1/3 जो मिलेगा वो एल को मिलेगा। तो और इसके अलावा एल को एक एनुअल सैलरी 10,000 की मिलेगी। तो पार्टनरशिप को कितना प्रॉफिट हो कि एम ये चाह रहा है कि मुझे सेम अमाउंट का प्रॉफिट मिले जितना कि मुझे प्रीवियस ईयर में मिला था। बहुत ही जबरदस्त किस्म का सवाल है, जरा गौर से सुनिएगा। मेरा सवाल ये है, अभी जो है एल रिसीव्ड 18,000, 18,000 उसको लास्ट ईयर मिला था बच्चों, उसको सेम ही प्रॉफिट चाहिए। थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है, जरा गौर से सुन लो। 18,000 मिलना है प्रीवियस ईयर, ठीक है सर, प्रीवियस ईयर आपको 18,000 रुपए मिला था प्रॉफिट एल को, और इसको नेक्स्ट ईयर भी इतना ही चाहिए। नेक्स्ट ईयर भी एल को 18,000 रुपए ही चाहिए और नेक्स्ट ईयर जो एल सॉरी एम को ना, एम रिसीव करा था ना, एम ने रिसीव करे थे, एम रिसीव 18,000 प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर भी एम को 18,000 ही चाहिए। जरा और से सुनिएगा। अच्छा, एल को 10,000 एक सैलरी चाहिए और 1/3 हिस्सा चाहिए। तो मेरा सवाल ये है, एल जब 1/3 शेयर लेगा तो मतलब है एम को बाकी 2/3 हिस्सा जो है एम को मिलेगा और 18,000 बराबर है 2/3 के, क्योंकि नेक्स्ट ईयर भी उसको एग्जैक्ट प्रॉफिट चाहिए 18,000 रुपए का। आई मीन टू से दैट कि 18,000 की वर्ड 2/3 के बराबर है। तो अब हम क्या करें सर, यानी कि 18,000 बराबर है, डिवाइड में लिख दिया हमने 2/3 और मल्टीप्लाई करवा दिया हमने 1/3 से। तो इससे हुआ क्या कि जो 18,000 हमने ये लिखा
जरा गौर से सुनिएगा, मल्टीप्लाई करा तो 3/2 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 1/3 और 2 9 18, यानी कि एल को 9,000 रुपए का प्रॉफिट चाहिए, एम को 18,000 रुपए का चाहिए। 18,000 रुपए का प्रॉफिट एम को सेम चाहिए नेक्स्ट ईयर, और एल को 10,000 की सैलरी भी चाहिए और 1/3 शेयर भी चाहिए। तो अगर आप देखो इन सब को जमा कर लो, 10,000 रुपए एक उसको जो है आई मीन टू से एनुअल सैलरी चाहिए, 1/3 हिस्सा इसको 9,000 रुपए भी चाहिए, और 2/3 जो के एम को चाहिए 18,000। अगर आप इन सब को ऐड कर दो तो यानी नेक्स्ट ईयर इफ द फर्म हैव अ प्रॉफिट ऑफ 37,000, तो फिर ये सारा पार्टनरशिप में जो है एग्जैक्ट प्रॉफिट एम को मिल जाएगा जितना उसको लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर मिला था। बहुत जबरदस्त एमसीक्यू है ये, एमसीक्यू नंबर 12। अच्छा, इसके अलावा भी अगर कोई भी जब ये आप वीडियो देख रहे हो इंशाल्लाह, तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप यू कैन फ्रीली आस्क, आप मुझसे व्हाट्सएप पे जो है जरूर पूछ सकते हो। नेक्स्ट सवाल देखो, अगर आप वी एंड ई आर इन पार्टनरशिप, दो पार्टनर्स हैं, पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इक्वली, ठीक है भाई। द कैपिटल बैलेंस शोड द फॉलोइंग क्रेडिट बैलेंसेस। वी का कैपिटल बैलेंस दिया हुआ है बच्चों, मेरा सवाल ये है, वी का कैपिटल बैलेंस दिया हुआ है 80,000 और ई का कैपिटल बैलेंस दिया हुआ है इन्होंने 40,000। एक का वी का कैपिटल बैलेंस जो है, मैं थोड़ा सा तेज इसलिए बढ़ा रहा हूँ कि बहुत ज्यादा जो है वीडियो का बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड ना हो तो आपको देखने में आसानी हो। अगर कोई क्वेरी हो आप जरूर पूछ लीजिएगा। Z was admitted as a partner in 1st of April 2021। इन्होंने थर्ड पार्टनर Z जो है एडमिट करा है, और आपको पता है जब एडमिट करते हैं कोई न्यू पार्टनर तो आपकी पूरी पार्टनरशिप जो है रीवैल्यू होती है। तो मालूम हुआ नॉन करंट एसेट वॉज रीवैल्यूड डाउनवर्ड बाय 20,000। रीवैल्यूड हुआ है, डाउनवर्ड हुआ है आपका नॉन करंट एसेट। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि दोनों इक्वल पार्टनर थे, आपने देखा होगा दोनों इक्वल पार्टनर थे यार। अब जब दोनों इक्वल पार्टनर थे बच्चों, तो जो नॉन करंट एसेट जो 20,000 से रीवैल्यूड हुई है, डाउनवर्ड हुआ है, तो दोनों के कैपिटल को हो जाएंगे वी कैपिटल डेबिट और ई कैपिटल भी डेबिट हो जाएगा, और रीवैल्यूएशन अकाउंट को आपने कर दिया क्रेडिट। यानी 10,000 रुपए, इक्वल पार्टनर है तो 10,000 दोनों में रीवैल्यूएशन जो है आपने दोनों के कैपिटल को डेबिट कर दिया, इससे कि डाउनवर्ड हुए। अगर वो अपवर्ड होते तो इनके कैपिटल बैलेंसेस बढ़ जाते, अभी तो इनके कैपिटल जो है डाउनवर्ड हो जाएंगे यानी कम हो जाएंगे। Goodwill was valued at 80,000 but will not remain the books of account after Z is admitted। तो आपने तो ये पढ़ा है पार्टनरशिप के अंदर, फर्स्ट गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर शेयरिंग रेशियो। सबसे पहले आपने जो है ओल्ड पार्टनर शेयरिंग रेशियो के अंदर जो है दो गुडविल को बांटा है। यानी मेरा कहने का मकसद है गुडविल को आपने करा डेबिट और वी के कैपिटल को क्रेडिट करा, ई के कैपिटल को क्रेडिट करा, और दोनों इक्वल पार्टनर थे तो 80,000 का 40,000 जो है दोनों का कैपिटल जो है बैलेंसेस बढ़ गए। तो 40,000 आपने इधर भी बढ़ा दिए, 40,000 आपने इधर भी बढ़ा दिए। ये बैलेंस था बच्चों। ये जो नॉन करंट एसेट डाउनवर्ड हुआ था उसका है, ये गुडविल आ गई है। लेकिन आप लोगों को पता होगा फर्स्ट गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर शेयरिंग रेशियो एंड देन गुडविल इज रिटन ऑफ इन न्यू पार्टनर शेयरिंग रेशियो। और इन्होंने बताया होगा द न्यू पार्टनर शेयरिंग रेशियो विल बी वी का 40 है, ई का 30 है और जेड का 30 है। तो जो 80,000 है जब आप 40, 30 और 30 में बांटेंगे तो आई मीन टू से दैट ये गुडविल को मैं रिटर्न ऑफ कर रहा हूँ। फर्स्ट गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर शेयरिंग रेशियो, देन गुडविल इज रिटर्न ऑफ इन न्यू पार्टनर शेयरिंग रेशियो। तो 24,000 इसका आया, 24,000 इसका आया। अच्छा, ये 40% वी का था, ई का ये था, और ये न्यू पार्टनर जेड का था।
तो आपके पास ये 24 जो है 848, तो आपने जो है माइनस करा 32,000 वीक आया है। लेकिन मजे की बात ये है वो ई के कैपिटल का बैलेंस पूछ रहा है आपसे आफ्टर एडमिशन ऑफ जेड। तो ई का जो है कैपिटल जो डेबिट होगा, गुडविल जो रिटर्न ऑफ हुई है वो हुई है 24,000 से। फिर रिपीट कर दे रहा हूं, कैपिटल बैलेंस जो है वो 40,000 था ई का, गुडविल जो बटी थी वो 40,000 और आई थी, इक्वल पार्टनर थे। जो नॉन करंट एसेट जो है डाउनवर्ड हुआ था तो उसका 10 जो है आपके पास 10,000 वो आ गया था, और 24,000 जो है आपने गुडविल को जो है रिटर्न ऑफ करा है। तो मेरा सवाल ये है कि जो नया बैलेंस आ रहा है तो 80 में से अगर आप माइनस कर दो, ई का कैपिटल बैलेंस मांगा है, वी का भी कर सकते थे, वी में इधर 32,000 आ जाता। एक एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ, अगर ई का पूछता तो, और नया बैलेंस सी डी जो है 80 में से जब हम 34,000 को माइनस करेंगे तो आपके पास 46,000 का बैलेंस बच गया ई का। सो द राइट आंसर विल बी बी, बीटा। इसके बाद अगर आप 14th वाला देखें सवाल, which account is used to calculate the profit and loss on the dissolution of the partnership। बोले पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन के अंदर जब डिसॉल्व होती है, पार्टनरशिप लिक्विडेट होती है, तो कौन सा जो है अकाउंट यूज किया जाता है? एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में होता है। थोड़ा सा मैं बताता हुआ भी चल रहा हूँ, जरा एक्टिवली सुनोगे तो बहुत इंशाल्लाह फायदा होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में होता है कैपिटल अकाउंट का, इससे कोई रियलाइजेशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन तो रिवैल्यूड होता है, रियलाइजेशन अकाउंट इज द राइट आंसर। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में यूज होता है। 15 देखो, which statement apply when a bonus issue of ordinary shares is made by the company। सबसे पहले तो बोनस इशू की डेफिनेशन अगर रिकॉल करो, उसके फीचर्स देखें। नंबर 1, बोनस इशू इज इशूड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। याद करो, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं भाई। और याद रखना, शेयर्स प्रीमियम के अकाउंट को सबसे पहले हम जो है यूज करते हैं। तो क्या कह रहा है, which statement apply when a bonus issue of ordinary share is made by the company? It will be made to the existing shareholder। बिल्कुल सही बात है। जो आउटसाइडर्स होते हैं उसको एंटरटेन नहीं किया जाता, बोनस इशू दिया ही जाता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। द इशू कैन बी एट अ प्रीमियम, बिल्कुल गलत, वे तो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। दे कैन बी इशूड एट अ लोअर देन मार्केट प्राइस, बिल्कुल गलत है। ये दोनों स्टेटमेंट्स आपके पास गलत है। आपके पास वन ओनली इज द राइट आंसर, ये बोनस इशू जो है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं। अगर देखा जाए तो अब ये लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी जो है, क्वेश्चन नंबर 15 भी लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी से सवाल था। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर आ जाए तो हम देखते हैं, एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर लिमिटेड कंपनी इक्विटी वाज एज फॉलो। ऑर्डिनरी शेयर्स $1 जो है पार वैल्यू थी, और पार वैल्यू आपके पास $1 थी, और 2 लाख रुपए के आपके ऑर्डिनरी शेयर से, रिटेन अर्निंग आपके 1,20,000। ड्यूरिंग द ईयर द फॉलोइंग टुक प्लेस, नॉन करंट एसेट वाज रीवैल्यूड अपवर्ड बाय 70,000। आपका नॉन करंट एसेट जो है वो रीवैल्यू हुआ है, तो नॉन करंट एसेट को आपने कर दिया डेबिट, और रीवैल्यूएशन अकाउंट को आपने कर दिया क्रेडिट। और आपको पता है रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो भी आपका शेयर होल्डर इक्विटी का पार्ट है। रीवैल्यूएशन अकाउंट भी शेयर होल्डर इक्विटी का पार्ट है। एंड इंटरिम डिविडेंड ऑफ 30,000 वाज पेड। ये तो आपने इंटरिम डिविडेंड, साल के बीच में जो डिविडेंड दिया जाता है उसको इंटरिम डिविडेंड कहा जाता है। अ 10% डिबेंचर 2030 ऑफ 10,000 वाज इशूड। तो ये आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में आता है, इसका आपका शेयर होल्डर इक्विटी से कोई भी ताल्लुक नहीं है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 80,000, और इस साल का प्रॉफिट जो हुआ है कंपनी को 80,000 को है। व्हाट इज द टोटल इक्विटी एट द एंड ऑफ द ईयर? अब मेरा सवाल ये है, 20,000 आपका शेयर कैपिटल था पहले से ही, शेयर्स कैपिटल आपके पास पहले से ही 20,000 था, ओके, कोई नए शेयर्स इशू करे ही नहीं है। रिटेन अर्निंग के अंदर अगर देखो तो आपके पास 120 का पहले से बैलेंस पड़ा था, 80,000 का आपको प्रॉफिट हुआ है,
और इंटरिम डिविडेंड जो है आपने 30,000 के इशू करें, तो आपको होता है ऑल डिविडेंड पेमेंट्स आर डिडक्टेड फ्रॉम रिटेन अर्निंग कॉलम। जितनी भी डिविडेंड पेमेंट्स हैं वो आपकी रिटेन अर्निंग कॉलम से माइनस होती हैं, और प्रॉफिट इज ट्रांसफर इन रिटेन अर्निंग कॉलम। तो 1/20 में 80 जमा हो जाएगा, -30 करा आपने, तो ये आपके पास 170,000 आ गया, रिटेन अर्निंग का बैलेंस हो गया 170। और रीवैल्यूएशन जो है मैंने आपको बताया, रीवैल्यूएशन अकाउंट भी आपके पास शेयर होल्डर इक्विटी का पार्ट है, दैट इज 70,000। यानी शेयर कैपिटल 2 लाख एज इट इज रहा, उस पर कोई चेंज नहीं आया। रिटेन अर्निंग जो है हमने एड लेस करके दिखाया तो 170 आ गया, रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है 70,000 आ गया। तो अगर आप इसको टोटल करो तो आपका टोटल शेयर होल्डर इक्विटी 4,40,000 बन रहा है, दैट इज द राइट आंसर इज सी। 17 पे जाते हैं। द फाइनेंशियल ईयर ऑफ लिमिटेड कंपनी एंड्स ऑन 30th जून, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग ऑर्डिनरी डिविडेंड्स। फॉर द ईयर एंडेड, आपका अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है 30 जून को, सही है। डिविडेंड प्रपोज करा आपने 2019 का 12,000 का और 2020 को करा था 19,000 का। तो ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30th जून 2020 द कंपनी पेड लास्ट ईयर प्रपोज डिविडेंड, लास्ट ईयर प्रपोज डिविडेंड दैट इज 12,000 आपने जो है कंपनी ने पे कर दिया इन फुल टुगेदर विद एन इंटरिम डिविडेंड। साल के बीच में जो दिया जाता है वो 4,301 अलग दिया गया। आई मीन टू से दैट 4,301 दिया है बच्चों, और 12,000 रुपए आपने पिछले साल का एक और दिया है जी। विच ऑफ द अमाउंट ऑफ डिविडेंड shown in the financial statement for the year ended 30th June 2020। अब मेरा सवाल ये है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में से अगर देखो, अच्छा 4,300 आपने इंटरिम डिविडेंड दिया था और आपने 12,000 रुपए जो है वो और दिया है जो लास्ट ईयर का, तो 12 और 4 16,300 टोटल आपने डिविडेंड पेड करा है। एक बात तो ये होगी। इनकम स्टेटमेंट में जिंदगी में याद रखना, डिविडेंड पेमेंट कभी भी इनकम स्टेटमेंट में नहीं आती है, पहली बात तो इधर ही गलत। ऑब्वियसली बात है 30 जून 2020 को, अच्छा 16,300 आपने जो है वो आपका टोटल आ रहा है, और फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर आपने डिविडेंड पेड कर दिया, तो आपके फाइनेंशियल पोजीशन में कुछ भी नहीं आया। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर 16,300 चले जाएंगे। आप 16,300 जो है डिडक्ट कर दोगे रिटेन अर्निंग के कॉलम में से। तो द राइट आंसर इज ए। इसलिए कि इनकम स्टेटमेंट डिविडेंड पेमेंट आती नहीं है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर जो है वो आपके पास नहीं है। प्रपोज डिविडेंड आया है वो नेक्स्ट ईयर का है, तो ये आपकी लायबिलिटी नहीं है। 16,300 आपने ये। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। द ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो फिगर ऑफ टू कंपनीज आर एज फॉलो। कंपनी एक्स का टर्नओवर इन डेज जो है 45 डेज है। सबसे पहली बात तो ये, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो होता क्या है सर? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो ये है कि ऑन एन एवरेज कितने दिन बाद हमारा कस्टमर हमें पैसे देता है। ऑन एन एवरेज कितने दिन बाद हमारा कस्टमर हमें पैसे देता है। तो कंपनी एक्स के कस्टमर जो है 45 डेज में इसको पेमेंट देते हैं, आफ्टर विद इन 45 डेज के अंदर, और वाई के 55 डेज तक जो है, यानी यूं समझ लो कि एक्स का पैसा जो है 45 डेज तक स्टक रहता है, और वाई कंपनी का पैसा 55 डेज तक जो है स्टक रहता है। What does this indicate about company Y? वो कंपनी Y का आपसे पूछ रहा है। It has a higher level of trade receivable than X? नहीं, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर पीरियड ये बताता ही नहीं है कि कितना हायर लेवल का ट्रेड रिसीवेबल है। ये तो सिर्फ ये बताता है ऑन एन एवरेज कितने दिन तक हमारे कस्टमर हमारा पैसा देते हैं। इट हैज अ हायर लिक्विडिटी देन X? बिल्कुल गलत, उसको तो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम होती होगी, लिक्विडिटी की इसको तो प्रॉब्लम होती होगी, इसलिए कि इसके पैसे तकरीबन 55 डेज के बाद मिलते हैं। तो मेरे ख्याल से लिक्विडिटी का तो प्रॉब्लम होता है। इट इज लेस एफिशिएंट इन मैनेजिंग इट्स रिसीवेबल देन एक्स, बिल्कुल सही बात है। ये कस्टमर्स डील करने में थोड़ा सा कच्चा है। ऑन एज कंपेयर टू कंपनी एक्स, इट ऑफर्स लेस क्रेडिट टू इट्स कस्टमर देन एक्स, बिल्कुल गलत। अगर क्रेडिट जो है ज्यादा कस्टमर को दिए जाएं एक्स, तो वो और जल्दी पैसे मिलते। तो इसका राइट आंसर आपका सी है। In 2019, a company's non-current asset turnover ratio is 20,200
और 5100 जो है आपके पास आया है। सबसे पहली बात यह है कि नॉन करंट एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला सर होता क्या है? तो नॉन करंट एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला आपके पास जो होता है वो होता है आपके पास नेट रेवेन्यू डिवाइडेड बाय आपके पास टोटल नॉन करंट एसेट्स एट नेट बुक वैल्यू, टोटल नेट करंट एसेट एट नेट बुक वैल्यू, यानी नेट रेवेन्यूज अपॉन टोटल नॉन करंट एसेट एट नेट बुक वैल्यू आ गया। नेट रेवेन्यू आपके पास जो है वो 20,400 है। अब जरा पढ़ते हैं, ड्यूरिंग 2020 द फॉलोइंग टुक प्लेस। नेट रेवेन्यू वाज अनचेंज। नेट रेवेन्यू आपके पास जो है 20,200 का है, वो आपने ऊपर ही लिख दिया। और नॉन करंट एसेट एट नेट बुक वैल्यू अगर देखा जाए तो आपके पास 5,100 के दिए हुए थे बेटा, 5,100 के दिए हुए थे पहली बात। और डिस्काउंट अलाउड का मेरे ख्याल से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, डेप्रिसिएशन वाज 1,000, तो डेफिनेटली आपकी नेट बुक वैल्यू कम करता है, तो 1,000 से आपका जो है नेट बुक वैल्यू जो है उसमें कमी आएगी नॉन करंट एसेट के। और परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट अमाउंटेड रुपीज, आपने हाँ 1,300 रुपए के नॉन करंट एसेट और परचेज कर लिए। मैं अपनी बात को फिर रिपीट कर रहा हूँ, नॉन करंट एसेट टर्नओवर का फॉर्मूला होता है नेट रेवेन्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नॉन करंट एसेट एट नेट बुक वैल्यू। तो मेरा सवाल ये है, नेट रेवेन्यूज में पहली लाइन में लिख दिया नेट रेवेन्यूज वाज अनचेंज, नेट रेवेन्यूज वाज अनचेंज, तो 20,200 आपके पास एज इट इज आ गया। और जो नॉन करंट एसेट आपको दिए हुए थे नेट बुक वैल्यू पे, तो नॉन करंट एसेट टर्नओवर का फॉर्मूला होता है नेट रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल नॉन करंट एसेट एट नेट बुक वैल्यू। तो नॉन करंट एसेट जो है आपको 5100 के दिए हुए थे, इन्होंने लास्ट ईयर का कंपनी का टर्नओवर नॉन करंट एसेट टर्नओवर रेशियो दिया हुआ था। और इसमें आपको बताया हुआ था नॉन करंट एसेट टर्नओवर रेशियो जो है जो लास्ट ईयर का आया था वो 20,200 अपने ऊपर रखे थे, यानी कि नेट रेवेन्यूज जो है 20,200 की थी और टोटल नॉन करंट एसेट नेट बुक वैल्यू जो है 5100 के थे। तो सबसे पहले 2020 में लिख दिया है कि नेट रेवेन्यू वाज अनचेंज, तो वो तो चेंज हुए नहीं बच्चों, तो मैंने 20,200 ऐसे ही लिख दिया। लेकिन नॉन करंट एसेट में एक मूवमेंट आई है, 5100 था, उसमें से आपका डेप्रिसिएशन जो है 1,000 का लगा था, तो मैंने 1,000 माइनस करा ताकि आपकी नेट बुक वैल्यू जो है कम हो जाए। और फिर आपने कंपनी ने एक नॉन करंट एसेट फिर 1,300 रुपए का खरीदा था। तो अगर आप देखो इन सबको ऐड करें हम तो 20,200 ये आ गया, और अगर इसमें से 4,100 में हम इसको ऐड करें तो आपके पास 5,400 आ जाता है। और आपको जब इसको डिवाइड करते हैं तो राइट आंसर इज डी 3.74 टाइम्स। बहुत जबरदस्त सवाल आते हैं अगर आप देखो अच्छी तरह। विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 20, फिक्स कॉस्ट, ये आपके पास मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का सवाल आ गया, जरा देख लो, कॉस्ट अकाउंटिंग का सवाल आ गया। अब अगर आपको याद हो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर फिक्स कॉस्ट पर यूनिट चेंजेस विद चेंज इन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, बिल्कुल सही कह रहे हो। फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन्स द सेम, याद रखना, टोटल फिक्स कॉस्ट remains the same but fixed cost per unit changes as the level of activity changes. अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंजेस विद द चेंज इन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, बिल्कुल गलत है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स द सेम, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स द सेम। आपने एक पेन बनाने के मजदूर को 5 रुपए दिए, तो पहले पेन के भी 5 रुपए, दूसरे बनाने के भी 5 रुपए, तीसरा जब बनाएगा तो भी 5 रुपए, चौथा बनाएगा तो भी 5 रुपए, 10वां बनाएगा तो भी 5 रुपए। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स द सेम। हाँ, टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस एज द लेवल ऑफ एक्टिविटी चेंजेस। सारी चीजों को सम अप कर रहा हूं, अगर याद हो जाए बहुत अच्छी बात है। हाँ, टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन्स द सेम as the level of activity increases or decreases, but
fixed cost per unit decreases as the level of output increases. और fixed cost per unit change होती है. Total fixed costs are unchanged within the given range of production. बिल्कुल सही बात है. Total fixed cost जो है आपके पास सेम ही रहती है. अच्छा, total variable costs are unchanged within the given range of production. बिल्कुल गलत है. अगर मजदूर ने एक पेन बनाया है तो एक पेन बनाने के 5 रुपए, तो पूरे दिन में 5 रुपए मिले. लेकिन अगले दिन जो है बहुत मेहनत करी और उसने 10 पेन बनाए, तो एक पेन बनाने के 5 रुपए थे, तो 10 5 50 दोगे उसको पैसे, 50 रुपए आज कमाए उसने. तो ये आपके लिहाज से 1 and 3 is the right answer. B, beta is the answer. B is right answer. 21 पे आ जाए. An employee is paid 20 an hour. 20 an hour basic pay for working 7 hours a day. अब जरा गौर से सुन लो. अगर याद हो आपके पास स्टैंडर्ड आवर्स पर डे कितना था भाई? 7 आवर्स थे. स्टैंडर्ड रेट पर आवर, स्टैंडर्ड रेट पर आवर कितना है? 20 पर आवर है. ठीक है. ओवर टाइम का रेट क्या बता रहा है? इज पेड एट द रेट ऑफ टाइम एंड अ क्वार्टर. तो ओवर टाइम का जो रेट है बच्चों वो आ गया बेसिक, यानी 20 प्लस 25%. 25% जो है 20 का 25% आई थिंक $5 है, $5 हो गया. 20 + 5 हो गया ओवर टाइम का रेट. अच्छा जी. A bonus is also paid at the rate of time and a half. Time and a half, 50% of each unit produced in excess हर यूनिट पे of 8 units per day. अगर 8 यूनिट से ज्यादा बना देता है तो आपको एक बोनस भी देना पड़ेगा. अब देखना है. ऑन मंडे द एम्प्लॉय वर्क 10 आवर्स. सबसे पहली बात ये कि उसने 10 यूनिट प्रोड्यूस करे और 10 आवर्स काम कराए. अब जरा गौर से सुनिएगा. 7 आवर्स तो आपके पास थे, आपके वर्किंग आवर्स थे, तो 7 आवर्स को आपने सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दिया 20 पर आवर से. 7 घंटे तो 140 रुपए तो इसने ये कमा लिए. अच्छा, टोटल इसने जो है 10 आवर्स काम करा था. 10 आवर्स में से आपने 7 आवर्स के पैसे दे दिए, यानी ओवर टाइम उसने जो है 3 आवर्स कराए. तो 3 आवर्स के जो पैसे दोगे वो ओवर टाइम के दोगे. ओवर टाइम का रेट था 25, तो आपने 25 पर आवर $25 पर आवर से जो है मल्टीप्लाई करा. तो बच्चों ये 75 जो है डॉलर इसने और कमा लिए. अच्छा जी, 75 इसको और मिल गए. अब उसने जो है 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करे थे और बात ये हुई थी कि अगर 8 से ज्यादा बनाएगा तो हर एडिशनल यूनिट के ऊपर एक ओवर टाइम दिया जाएगा. तो 10 यूनिट्स का मतलब ये हुआ बच्चों, उसमें से 8 यूनिट जो है उससे एक दिन में कम से कम बनाने थे, उससे एक्सेस 2 यूनिट्स बनाए. तो 2 यूनिट्स इसने एक्स्ट्रा बनाए बच्चों, और उस पे टाइम एंड अ हाफ, यानी टाइम एंड हाफ का मतलब हुआ 20 और हाफ हुआ 10. तो $30 जो है पर यूनिट इसको और मिलेंगे. तो $60 जो है इसको और मिल गए. 140 जो है इसको स्टैंडर्ड आवर्स के मिले, ओवर टाइम के 75 पाउंड मिले और डॉलर मिले, और इसने जो 8 यूनिट से ज्यादा प्रोड्यूस करे थे उसके $60 और मिले. तो अगर आप इन सबको ऐड अप कर दो तो आपके पास ये आंसर आता है 275. बहुत जबरदस्त सवाल था. अगर इसको देखो तो डी इज द राइट आंसर. व्हाट नेक्स्ट? अब बिजनेस यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. सारे स्टूडेंट्स को पता है देयर आर 2 डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स. आपके पास 2 डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं आपके पास. एक था एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और एक था आपके पास मार्जिनल कॉस्टिंग. इंशाल्लाह मैं एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग के डिफरेंस को जरा डिटेल में जरा बता देंगे. बस ये याद रख लो, दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स के अंदर एक चीज का फर्क है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फुल कॉस्ट जो है वो कॉस्ट पर यूनिट में एब्जॉर्ब करवाता है. मार्जिनल कॉस्टिंग से वेरिएबल कॉस्ट को जो है पर यूनिट के अंदर जो है ऑल वेरिएबल कॉस्ट को एब्जॉर्ब करवाता है. पढ़ते हैं व्हाट विल बी इंक्लूड इन द कॉस्ट ऑफ सेल्स. कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर क्या क्या चीजें हम इंक्लूड करते हैं. तो आपके पास है वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. अच्छा,
अब बिजनेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर तो फुल प्रोडक्शन कॉस्ट शुड बी एब्जॉर्ब, फुल प्रोडक्शन कॉस्ट इज एब्जॉर्ब्ड इन कॉस्ट पर यूनिट, पूरी की पूरी कॉस्ट जो है उसके अंदर एब्जॉर्ब होती है। अब मेरा सवाल है, अगर आप देखो तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या क्या जाएगा, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट एंड फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अच्छा, ये किसके ऊपर बात कर रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या क्या जाएगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर मेरा सवाल ये है कि वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट जो है वो तो ग्रॉस प्रॉफिट के बाद माइनस होंगे, इसका भी तवज्जो रखना है। इससे कॉस्ट ऑफ सेल्स का है, मींस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर क्या क्या चीज जाएगी। मैं आपसे कह रहा हूँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बात कर रहा है, तो इसमें जो है इसने वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट जो डाल दी वो अदर कॉस्ट में जाएगी, आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स का आइटम नहीं है। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ओनली, सही है। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट नहीं जाती, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ओनली, नहीं तो फिक्स नहीं डाला, तो बी इज द राइट आंसर। सर ये वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट कहां जाएगी, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, उसमें से फिर आप सेलिंग कॉस्ट को माइनस करोगे तो नेट प्रॉफिट आएगा इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अब बिजनेस एब्जॉर्ब इज ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स, मशीन आवर्स के अंदर जो है ओवरहेड को एब्जॉर्ब करते हैं और द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड, एक्चुअल जो है ये सारे रिजल्ट्स हैं और बजटेड ये है। पूछ रहा है हाउ बाय हाउ मच वर ओवरहेड्स अंडर एब्जॉर्ब्ड और ओवर एब्जॉर्ब। अब मेरा सवाल यह है, अगर ओवर और अंडर का आपको फॉर्मूला याद हो, मैं बड़ा आसानी से आपको इसको बता दूं कि ओवरहेड एब्जॉर्ब ऊपर लिखते हैं, सर वो कैसे फाइंड आउट होगा अभी बताते हैं, उसमें से लेस करते हो एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड, एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड जो बच्चों हुई है वो हुई है आपके पास 9,60,000, 9,60,000 ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड हुई है। ठीक है सर, ये तो डन हो गया। सर हाउ वी कैन फाइंड आउट ओवरहेड एब्जॉर्ब, ओवरहेड एब्जॉर्ब हम कैसे निकालें बेटा, ओवरहेड एब्जॉर्ब फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकाल लो। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का फॉर्मूला क्या था, बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी, यानी 9 लाख को डिवाइड करोगे, 9 लाख को डिवाइड करोगे तुम 6,000 से, तो आपके पास कुछ रेट आ जाएगा 150 पर आवर, 150 पर मशीन आवर। ओके सर, ओवरहेड एब्जॉर्ब, सर हाउ वी कैन फाइंड आउट ओवरहेड एब्जॉर्ब, भाई ओवरहेड एब्जॉर्ब कैसे निकालेंगे, ओवरहेड एब्जॉर्ब का फॉर्मूला है एक्चुअल मशीन आवर्स मल्टीप्लाई बाय ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। तो एक्चुअल मशीन आवर्स आर 6,200 बच्चों, 6,200 आवर्स को तुम मल्टीप्लाई करवा दो 150 पर आवर से, तो आपके पास कुछ आंसर आता है, आपके पास कुछ आंसर आ जाता है 6,200 आवर्स को अगर हम 150 से तो 9,30,000 आ जाता है। ओवरहेड एब्जॉर्ब जो है 9,30,000 आ गया, और मैंने फॉर्मूला बता दिया तुम्हें कि ओवरहेड एब्जॉर्ब का फॉर्मूला क्या है, पहले ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालना होगा, उसको फिर एक्चुअल मशीन आवर से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो मेरा सवाल ये 30,000 आपका जो है नेगेटिव में आया और ये आपका अंडर एब्जॉर्ब्ड हो गया, अंडर एब्जॉर्ब्ड हो गया, नेगेटिव में आंसर आ रहा है, पॉजिटिव में आता तो ओवर एब्जॉर्ब्ड हो जाता, बी इज द राइट आंसर। ये हमारा एमसीक्यू नंबर 23 हो गया। नेक्स्ट देखो तो 24 में आ जाओ। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड अबाउट 1 यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट, सेलिंग प्राइस दी हुई 100, कंट्रीब्यूशन दिया है 40। अब ये आपके पास जो है सीवीपी एनालिसिस, कॉस्ट वॉल्यूम ब्रेक इवन पॉइंट, सीवीपी एनालिसिस आ गया, यानी जिसको आप ब्रेक इवन एनालिसिस कहते हो। सारे स्टूडेंट्स को पता है सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं बच्चों तो कंट्रीब्यूशन आता है। तो सेलिंग प्राइस 100 दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट जानबूझ के गायब करा हुआ था, कंट्रीब्यूशन जो है मेरे ख्याल से 40 दिया हुआ है, तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई, 60 हो गई।
और प्रॉफिट आपके पास दिया हुआ है 10। द सेलिंग प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 10। बोल रहा है सेलिंग प्राइस आपकी 10 से बढ़ गई है। कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन अनचेंज। व्हाट विल बी द चेंज इन द कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। अच्छा, अब बोल रहा है सीएस रेशियो का फॉर्मूला पहले सीएस रेशियो कितना था? सीएस रेशियो का फॉर्मूला था कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय 100। जब सेलिंग प्राइस चेंज नहीं थी उस वक्त सीएस रेशियो आपका 40 था। आप लोगों को सारे स्टूडेंट्स को याद होगा सीएस रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय 100। तो 40% था। अब नाउ द सेलिंग प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 10। तो 100 से सेलिंग प्राइस आपकी हो गई 110 और वेरिएबल कॉस्ट आपकी रिमेन्स अनचेंज दैट इज 60। तो बच्चों आपका कंट्रीब्यूशन जो है वो अल्टीमेट हो गया 50। अब अगर आप सीएस रेशियो निकालते हो तो 50 डिवाइडेड बाय 110 मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है? आपके पास आ गया आंसर 45.5454%। तो अगर देखा है पहले 40 था, अब 45.5454 हो गया। तो आपसे 5.45 से इंक्रीज हो गया सीएस रेशो। आपका सीएस रेशो जो है 5.4545 से इंक्रीज हो गया। MCQ number 25, the following information is available. Unit selling price दी हुई है, selling price दी हुई है 36। ठीक है सर। मार्जिन ऑफ सेफ्टी फाइंड आउट करनी है बच्चों, मार्जिन ऑफ सेफ्टी फाइंड आउट करनी है। सेलिंग प्राइस दी हुई थी 36, डायरेक्ट कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है 18, सेलिंग कमीशन पर यूनिट दिया हुआ है 2, ये भी आपके पास जो है वेरिएबल कॉस्ट हो गई। टोटल फिक्स कॉस्ट आपको 180 दी हुई है। सबसे पहले आपने 36 में से 18 और 12 18 और 2 माइनस करा 20। तो आपके पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो है, आई मीन टू से दैट आपके पास आ गया कुछ 20, आपके पास कितना आ रहा है 16 आ गया। 20 जब माइनस करेंगे तो आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया 16। अच्छा, अगर हम ब्रेक इवन पॉइंट निकालें, ब्रेक इवन पॉइंट निकालें तो फिक्स कॉस्ट है 1,80,000 डिवाइडेड बाय 16 करें हम कंट्रीब्यूशन। ब्रेक इवन पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो आपके पास 11,250 यूनिट जो है आपका ब्रेक इवन पॉइंट। आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ गया 11,250 और टोटल यूनिट मैन्युफैक्चर्ड और सोल्ड हो रहे हैं 18,000। तो अब मेरा सवाल है, जो बजटेड सेल्स है वो 18,000 यूनिट है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या है 11,250 डिवाइडेड बाय 18,000। ये मैंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज का फॉर्मूला निकाला रखा है। बजटेड सेल्स यूनिट्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट डिवाइडेड बाय बजट सेल्स यूनिट। तो आपका 37 पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना, 37.5% आपका आंसर आया। द राइट आंसर इज ए। How is break even revenue is calculated? 26 के अंदर है टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन टू सेल्स। ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू बोल रहा है, ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू। आपकी इतना क्लियर कर दूं, ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू का एक और फॉर्मूला होता है ब्रेक इवन पॉइंट मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। लेकिन एक और भी फॉर्मूला होता है ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू, यानी कि इन टर्म्स ऑफ डॉलर में फाइंड आउट करने का। वो फॉर्मूला होता है बेटा टोटल फिक्स कॉस्ट divided by CS ratio. The right answer is D. क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। आपके पास क्या दिया हुआ है? बिजनेस मैन्युफैक्चर 3 प्रोडक्ट्स। मेरे ख्याल से डायरेक्ट लेबर इज शॉर्ट इन सप्लाई। लिमिटिंग फैक्टर का सवाल है सर, ये किसका सवाल दिया हुआ है? लिमिटिंग फैक्टर का सवाल दिया हुआ है बच्चों। बोल रहा है डायरेक्ट लेबर आपके पास जो है वो मेरे ख्याल से जो है वो शॉर्ट इन सप्लाई है। ऑल डायरेक्ट लेबर इज पेड एट द सेम अर्ली रेट। सही है। विच ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन शुड बी यूज? आपको पता है कंट्रीब्यूशन जब भी लिमिटिंग फैक्टर होता है, जो लिमिटिंग फैक्टर होता है कंट्रीब्यूशन पर लेबर आर या पर लेबर यूनिट जो है वो फाइंड आउट कर लेना।
तो सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले तो ये सवाल के अंदर देखो तो कंट्रीब्यूशन तुम्हें दिया हुआ है सारे प्रोडक्ट का। एक्स का दिया हुआ है 175, वाई का दिया हुआ है 155 और जेड का दिया हुआ है 60। तो अगर आप एक्स का बेस से बात करें तो 175 दिया हुआ था और डायरेक्ट लेबर दी हुई है 115, कोई आर्स दिए हुए नहीं है तो डिवाइडेड बाय 115 कर दिया मैंने। वाई को देखो तो आपका कंट्रीब्यूशन आ रहा था 155 डिवाइड बाय इसका लेबर आ रही है 95 और जेड की आपके पास आ रही है 190 डिवाइडेड बाय, सॉरी इसका कंट्रीब्यूशन आ रहा है, यानी कंट्रीब्यूशन को मैं हाईलाइट भी कर दूं आपको, 175, 155 और 60 बटा, तो 60 डिवाइडेड बाय 190। आपका 175 को डिवाइड कराते हैं तो इससे आ रहा है आपके पास 1.5217, इससे आ रहा है आपका 1.55 और इससे आ रहा है आपके पास 0.315। तो अगर आप विच ऑर्डर शुड बी मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो कंट्रीब्यूशन पे लगाया है। तो 1.55 फर्स्ट हम वाई को बनाएंगे, सेकंड हम एक्स बनाएंगे और थर्ड पे हम जेड बनाएंगे। हमारी जो रैंकिंग होगी हम वाई को सबसे पहले प्रोड्यूस करेंगे, देन एक्स, देन जेड। तो सी इज द राइट आंसर। लिमिटिंग फैक्टर का एक सवाल है, बहुत ही अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव सवाल दिए हुए थे हर टॉपिक से। अगर देखो तो शुरू से लास्ट तक आपके द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। एमसीक्यू नंबर 28, सेलिंग प्राइस दी हुई है, कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। फिर वही मेरा सवाल, सेलिंग प्राइस दी हुई थी 100, सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट हम जब माइनस करते हैं, देखो जब तक आसान चीज हो सबसे पहले लिख लिया करो तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो मेरा सवाल है वेरिएबल कॉस्ट हो गई 70। टोटल फिक्स कॉस्ट आपके पास जो बजट जो थी वो 1 लाख थी और बजटेड सेल जो है 5000 यूनिट्स थे। ओके सर, द डायरेक्टर थिंक दैट इफ वी रिड्यूस द यूनिट सेलिंग प्राइस, अगर हम सेलिंग प्राइस को गिरा दें, कम कर दें 95, द सेल्स विल इंक्रीज टू 6500 यूनिट्स अ मंथ। व्हाट वुड बी द इंक्रीज इन प्रॉफिट एज द रिजल्ट ऑफ दिस। बोला अगर हम 6500 सेल्स कर दें तो बताओ हमारे मंथ का प्रॉफिट कितने से इंक्रीज हो जाएगा। अब देखो मैं सारे स्टूडेंट से कहता हूं, देखो इसके अंदर वो आपसे दोनों चीजें मांग रहा है। पहले आप 5000 यूनिट्स बना रहे थे, तो मेरा सवाल है अगर आप सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हो तो कंट्रीब्यूशन आ जाता है, कंट्रीब्यूशन में से अगर आप माइनस करते हो क्या चीज, फिक्स कॉस्ट माइनस करते हो तो आपके पास आ जाता है प्रॉफिट। तो 5000 यूनिट्स पहले आप बेचते थे, ठीक है सर, 5100 से मल्टीप्लाई करा 5 लाख की आपकी हो गई सेल्स बच्चों। एक वेरिएबल कॉस्ट 70 थी बच्चों, तो 70 से मल्टीप्लाई करा तो 3,50,000 आपकी हो गई वेरिएबल कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन आपका जो आ गया वो 1,50,000 का आ गया और आपकी फिक्स कॉस्ट जो थी वो थी 1 लाख रुपए की। तो बच्चों 5000 यूनिट बेचने पे आपको 50,000 का प्रॉफिट होता है। 5000 यूनिट्स पे कंपनी अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 50,000। नाउ व्हाट नेक्स्ट, अब कंपनी ने जो 95 की सेलिंग प्राइस कर दी है तो इंक्रीज होके कितना हो गया 6500। तो अब मैंने वापस से इनकम स्टेटमेंट बनाई, जैसे कि सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, 6500 यूनिट बेचे। अब हमने 6500 यूनिट्स बेचे हैं लेकिन इस दफा सेलिंग प्राइस कर दिए 95 पर यूनिट बच्चों, और हमारी वेरिएबल कॉस्ट बच्चों सेम ही रही है, दैट इज 70 पर यूनिट, लेकिन नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा बन गए। बेच दिए 6500 को हमने 95 से मल्टीप्लाई करा, 617,500 आ गई सेल्स। 6500 को 70 से मल्टीप्लाई करा तो 4,55,000 की हमारी वेरिएबल कॉस्ट आ गई। तो हमारा जो कंट्रीब्यूशन आ गया बच्चों वो आ गया आपका 1,62,500 का आ गया। उसमें से आपने फिक्स कॉस्ट माइनस करी है, दैट इज 1 लाख। तो कंपनी ने इस दफा 62,500 का प्रॉफिट अर्न किया है। पहले 50,000 अर्न करते थे, अब 62,500 का प्रॉफिट अर्न करा है, यानी कि 12,500 से हमारा प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हुआ है।
पहला वाला भी प्रॉफिट निकालना पड़ेगा और बाद वाला भी प्रॉफिट निकालना होगा, फिर दोनों का डिफरेंस दोगे तो व्हाट इज द इंक्रीज इन प्रॉफिट आया है। अच्छा सवाल था, देख लीजिएगा, कोई भी क्वेरी हो यू कैन फ्रीली आस्क। क्वेश्चन नंबर 29 पे जाएं। आपके पास अ बिजनेस मेक एंड सेल्स अ सिंगल प्रोडक्ट, इट हैज अ सेलिंग प्राइस 100, सेलिंग प्राइस उसकी थी 100। ओके सर, उसमें से आप वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हो तो आपके पास आ जाता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया आपके पास 40, तो यानी ये 60 हो गया। When output is 500 units, the business make a profit of 2000. अच्छा जी, direct material price is expected to rise by 4 per unit. How many units will unit to be made and sold for the profit to be unchanged? अब वही वाली बात है, 500 यूनिट थे तो मुझे सबसे पहले सेल्स निकालनी पड़ेगी। 500 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 100 का बेचते थे। सर ये क्यों निकालना पड़ा है? 50,000 रुपए। अभी बताते हैं। फिक्स कॉस्ट नहीं दी हुई, फिक्स कॉस्ट नहीं दी हुई, तो 500 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 60 करा, 30,000 आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई। तो 20,000 तुम्हारे पास आ गया बच्चों कंट्रीब्यूशन। उसमें से तुमने माइनस करा फिक्स कॉस्ट। जब फिक्स कॉस्ट माइनस करी तो तुम्हारे पास आया प्रॉफिट। तो सवाल के अंदर दिया हुआ है कि मेक अ प्रॉफिट ऑफ 2000। कंपनी कितने का प्रॉफिट बनाती थी? 2000 का। तो मेरा एक सवाल है, 20,000 में से क्या माइनस करा होगा कि प्रॉफिट 2000 बच गया, यानी 18,000। हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी है? 18,000 रुपए है। हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी है? 18,000 है। अब मेरा सवाल यह है, बोलने के कि हाउ मेनी यूनिट्स विल नीड टू मेड एंड सोल्ड फॉर द प्रॉफिट बी अनचेंज। आपका प्रॉफिट भी 2000 ही का होना चाहिए। तो 18,000 रुपए आपका फिक्स कॉस्ट थी, प्रॉफिट आपका 2000 था, और सेलिंग प्राइस आपकी थी अनचेंज, यानी आपने सेलिंग प्राइस जो है आपके पास 100 रुपए ही थी, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट के अंदर ये इजाफा हुआ है कि डायरेक्ट मटेरियल में 4 रुपए का इजाफा हो गया है। यानी 60 के अंदर 4 जमा कर दूं तो 64 आ गया, और 100 में से 64 माइनस करोगे तो आपके पास बच गया 36, यानी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया 36। और 36 से आप डिवाइड करोगे तो आपको नंबर ऑफ यूनिट्स पता चल जाएंगे कि आपके पास 556 यूनिट्स आपको बनाने होंगे और बेचने होंगे to remain the same profit as we earned in the previous month। अगर 2000 का सेम प्रॉफिट चाहिए तो आप कंपनी को, और वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गई है 4 रुपए से, तो 18,000 फिक्स कॉस्ट। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द फिक्स कॉस्ट। हमने सबसे पहले फिक्स कॉस्ट मालूम करी और इसके बाद जो है प्रॉफिट ऐड करके नया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाला और उससे डिवाइड कर दिया तो हमारे नंबर ऑफ यूनिट्स पता चला। टारगेट प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाया था। लास्ट क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज not an advantage to a business for preparing budgets। वो कह रहे हैं कि प्रिपेयरिंग बजट्स के लिए क्या एडवांटेज नहीं है। भाई बजट्स जो बनाते थे, बजट के का भी एक थ्योरी का सवाल डाल दिया है। दे कैन मोटिवेट मैनेजर एंड एम्प्लॉय, ये तो एक एडवांटेज था भाई, ये तो एक एडवांटेज था। दे फैसिलिटेट कोऑर्डिनेट एंड कम्युनिकेशन, बिल्कुल सही है। दे प्रोवाइड अ मेजर ऑफ एवल्यूएटिंग परफॉर्मेंस, बिल्कुल सही है। दे इंश्योर दैट द बिजनेस विल नॉट मेक लॉस। बजट बनाने से कंपनी के प्रॉफिट और लॉस का कोई ताल्लुक नहीं है मेरा बेटा। तो मेरे ख्याल से ये एडवांटेज नहीं है और आपका राइट आंसर हो गया बी। तो स्टूडेंट्स ये हमने जो सवाल जो पेपर आपके सामने डन किया है अल्हम्दुलिल्लाह, ये पेपर 1 जो हमने लेटेस्ट पास पेपर में से इसलिए लिया था कि इसके थोड़े से सवालात जो है कॉम्प्रिहेंसिव हर टॉपिक से लिए गए थे, तो मैंने सोचा कि इसको जरा सा किया जाए। होपफुली आपको अल्हम्दुलिल्लाह इसको अच्छी तरह से आप देखिएगा। फिर लास्ट में बता रहा हूँ कि थोड़ी सी स्पीड इसलिए रखी थी ताकि आपको जरा समझ में जो है बहुत ज्यादा लेंदी और डिटेल जो है लेंदी वीडियो ना बने। ये मई जून 2021 का हमने करा था। आपको कोई भी क्वेरी हो तो यू कैन फ्रीली आस्क ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, और इंशाल्लाह बाय द पैसेज ऑफ टाइम जो है इंशाल्लाह मैं कुछ दिनों में और भी एएस और ए2 के टॉपिक्स की कुछ वीडियोस डालूंगा।
तो इंशाल्लाह ये देखें और आगे भी फॉरवर्ड कीजिएगा, ताकि किसी का जो है जो रिकॉल करना चाह रहा हो तो इसके लिए ये बहुत अच्छा होगा होपफुली आपको। और ज़रूर मुझे जो है ये बताइएगा। और ये अगर आपको बड़ी हेल्पफुल हो जाए तो फिर इंशाल्लाह हम कोई और पेपर भी इंशाल्लाह करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।